दो प्रॉपर्टीज पे फोकस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम किसी एटम में, गैसियस आइसोलेटेड एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, है ना, सबसे बाहर वाली शेल में एडिशन करते हैं, तो इस दरमियान जो ओवरऑल चेंज आता है एंथैल्पी में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर दो एटम्स किसी कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उसके अंदर उतने ही आयनिक कैरेक्टर होते हैं, उसके अंदर उतनी ही बॉन्ड पोलैरिटी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से लेके सारा कुछ एडवांस लेवल तक हम इसमें देखेंगे। बेसिक से ही शुरू करेंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पेन किलर सीरीज के अगले लेक्चर में, जो कि पीरियोडिक टेबल का चल रहा है हमारा। और आज जो है हम दो प्रॉपर्टीज पे फोकस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से लेके सारा कुछ एडवांस लेवल तक हम इसमें देखेंगे। बेसिक से ही शुरू करेंगे, है ना। चीज़ें जो हैं वो आपको रिवाइज भी करवा दी जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं एडवांस लेवल के कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। चलिए, तो अब जो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये मैं बताऊंगा। एक वर्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे बोलते हैं डेल्टा एच इजी। ठीक है। एक्चुअली जब हम किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन, गैसियस आइसोलेटेड एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, है ना, सबसे बाहर वाली शेल में एडिशन करते हैं, तो इस दरमियान जो ओवरऑल चेंज आता है एंथैल्पी में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। उसे क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है क्या जब ये प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, आखिर क्या होगा, ये सारी चीजें हमने देखनी है। फिर आता है कि एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जिसे हमने ईए बोला, ये है क्या? ये बेसिकली है टेंडेंसी टू गैन इलेक्ट्रॉन। और अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको अट्रैक्शन ओवरऑल ज्यादा मिलेगा और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो बेसिकली ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब ये एंडो और एक्सो कैसे भी हो सकती है। ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ज्यादातर केस में ये एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं जिनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे प्रोसेस जो है वो हमको एंडोथर्मिक मिलता है। फिलहाल ये सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मेजर डिफरेंस है क्या? मेजर डिफरेंस क्या है? तो एक काम करते हैं, पहले ये चीज समझ लेते हैं, फिर एंडो एक्सो प्रोसेस भी देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर, है ना, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है? एक्सोथर्मिक आती है। कैसी आती है बेटा? इसमें एक्सोथर्मिक आएगा। जो चेंज आएगा एंथैल्पी में वो एक्सोथर्मिक आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि डेल्टा एच इजी जो है वो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस और जीरो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है या जीरो है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये एंडोथर्मिक आएगा। कैसा आएगा? ये एंडोथर्मिक आएगा, यानी कि डेल्टा एच इजी जो है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या एडिशन पॉजिटिव भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये किस किस के लिए हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, सारे हुए एनायंस। तो अपने काम करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। किसके लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, किसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला अगर हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर पहले हैं ऑल न्यूट्रल
atoms except nitrogen, magnesium, beryllium and inert gases, इनको छोड़ के ये सब में क्या होगा? एडिशन एक्सोथर्मिक होगा, एंडो एक्सोथर्मिक। अगर एडिशन आप इनको छोड़ के बाकी किसी भी न्यूट्रल एटम में करते हो तो ये होगा। दूसरा, अगर आप किसी में, है ना, एडिशन इन एनायन करते हो, किसी भी एनायन में करते हो, किसी भी एनायन में करते हो, या इन, वापस यही ले लो, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बेरिलियम और इनर्ट गैसेस, तो कहाँ जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये इनमें जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? एडिशन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है भाई? उसके बाद और कहाँ कभी एंडोथर्मिक हो सकता है? तीसरे में एंडोथर्मिक होगा इन एनायन, पहले से कोई एनायन है तो भी वो एंडोथर्मिक ही होगा। यानी कि कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायंस, जैसे मान लीजिए X माइनस है और आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो X2 माइनस बना, तो ये प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एंडोथर्मिक ही होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट की, तो इन कैटायन हमेशा क्या होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और प्लस बढ़ने पर एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी, है ना। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जो जितना भूखा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही खाएगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा मैं और बता देता हूं, बी पे अगर हम देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो एंडो होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एंडो होती है। क्लियर है? ये और कुछ चीजें बता दी हैं मैंने कि एंडो एक्सो प्रोसेस क्या होते हैं, और जैसे जैसे कभी क्वेश्चन में कुछ आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। मेनली तो यही चीज है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को चाहना, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। तो कहीं ना कहीं साइज अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है उस वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कम करते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मान के चलो Np6 इनर्ट गैस, तो ये तो हो गई हमारे पास एंडोथर्मिक ही हो जाता है, एंडो एडिशन हो जाता है, इसलिए कम है। दूसरा, अगर Np2 और Np3 में कंपेयर करें तो Np2 की ईए जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद हम बात करें पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर क्या होती है? है ना, कि इलेक्ट्रॉन कितना क्लोज है न्यूक्लियस के। तो उस केस में ये 2s1 और 2p1 में इसकी पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, 2s1 और 2p1 की ज़्यादा होगी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम हो गया और बोरोन हो गया तो ये ज़्यादा होगा, ये 2s1 है, ये 2p1 है। इसी तरह से हम ns1, इन शॉर्ट इसको ns1 ns np1 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम सोडियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी देखेंगे, क्योंकि वहां पर भी 3s1 है और 3p1 है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये कुछ फैक्टर्स के साथ आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख सकते हो। फिर बात आती है कि अभी आपने बोला टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, तो इसका मतलब है फिर सब जगह घटनी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे, है ना, कुछ जगहों पे सेकेंड पीरियड, कुछ जगहों पे अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस हो जाती है, जबकि हमें पता है रेगुलर ये कहता है कि साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा दिखाई गई है। थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है ये बोलने से ज्यादा अच्छा है सेकंड पीरियड वालों की कम होती है। रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। रीजन की बात करें तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है ना, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज,
स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, रीजन क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन ऑन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है ना। नेट अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो घट जाती है, यानी कि लेस नेगेटिव डेल्टा एच इजी मिलता है हमें। इतना नहीं घटता कि पॉजिटिव हो जाए, लेस नेगेटिव डेल्टा इजी मिलता है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन रिलीज उसने भी करी, बट एक्सो है, बट लेस जो है एक्सोथर्मिक है। ठीक है। फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट फाइनल ऑर्डर्स हैं जो कि मेन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा यही ऑर्डर्स पूछे जाते हैं जो कभी भी आपको सवाल देख लेना, आप चाहे जेई तक का सवाल देखोगे तो भी वो दो ही फैमिली से पूछता है, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर सेलेनियम, है ना, टेल्यूरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कुछ फाइनल ऑर्डर है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना हमेशा। आज दिन तक जब भी सवाल आया है तो 16वें ग्रुप का ऑर्डर या 17वें ग्रुप का ऑर्डर पूछा है तो ऑक्सीजन सबसे पीछे आ जाएगा और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन इतना घटता है कि ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है, अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर है, हाँ तो वो सही है ना, सल्फर से कम ही तो ऑक्सीजन है। अब कितना कम है, अगर आप पूरी फैमिली का ऑर्डर लिखोगे तो पता चलेगा ना कि कितना कम है। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली का ऑर्डर लिखा हुआ है, ये डेटा बेस्ड है। क्लियर है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कुछ इनिशियल जानकारी थी। फिर बात आती है कि यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया, है ना, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, या इसको ऐसे समझ लो कि फ्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला और उसे F- बना डाला। ठीक है, इसमें कुछ भी XYZ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई होगी और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहा होगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ये कैसा प्रोसेस है, EA ऑफ फ्लोरीन है कि नहीं है। फिर हमने क्या किया, उसी F- में उसी F- से वापस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसी F- से वापस इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे F बना दिया। उसे क्या बना दिया बेटा, F। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- है, यानी कि एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई। हाँ, एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई। और क्योंकि ये एक्सो था, ये एक्सो था, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज, इसको आप इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो कि F से पहले F-, तो ये प्रोसेस था एक्सो, फिर इधर गए तो ये प्रोसेस आया एंडो, ये है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और ये है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई फ्लोरीन की, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई। लेट सपोज यहाँ पे कुछ -300 अगर एनर्जी, ऐसे मान लीजिए -300 एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +300। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, कि EA ऑफ फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F-, लिख सकते हैं ऐसा। इस तरह से आप कोई भी रिलेशंस बना सकते हो, बस आपको ये स्टेप पता होनी चाहिए कि आपने यहां से, सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि लेट सपोज एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो जाने वाला और रिटर्न दोनों पता होना चाहिए। कोटा से दिल्ली तो दिल्ली से कोटा, ऐसा होना चाहिए। कोटा से दिल्ली, दिल्ली से कोटा, ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस बिल्कुल उल्टा रहना चाहिए, फिर आप रिलेशन बिठा सकते हो, किसी के भी बीच में रिलेशन बिठा सकते हो, किसी के भी बीच में। जैसे मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बताता हूं, है ना, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि एक x+ ले लिया मैंने और उसके बाद मैंने यहां पे x बना लिया, x+ बोल दिया और x बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लस को 0 बनाया है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये होगी एक्सो ही, हमें भी पता है क्योंकि प्लस में जा रहा है। उसके बाद यहां पे वापस मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो प्लस बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगी, एंडो होगी। तो अब आप इसके लिए कौन सा रिलेशन लिखोगे, जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे कि EA ऑफ X+ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X। तो आप इससे
किसी भी तरह का रिलेशन बना सकते हो। जब आपको इधर और इधर का स्पीसीज पता हो तो आप इसको किसी भी तरह का रिलेशन जो है वो बना सकते हो। इनके बीच में कभी जो है कम ज्यादा नहीं होगा, इनके बीच में कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। फिर एक बात है कि किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA फॉर एनी एलिमेंट। अब ये बोलो सर अभी तो आप कह रहे हो बराबर है, अरे तो वो तो इसकी स्पीसीज है, इसी एलिमेंट में कम ज्यादा किया है तुमने। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एलिमेंट ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि वो प्लस है तो वैल्यू तो वैसे ही ज्यादा होगी। ये हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते इस तरफ। अगर दोनों तरफ बराबर लिखा हो, अगर दोनों तरफ स्पीसीज सेम आ जाए और आयोनाइजेशन एनर्जी और EA को कंपेयर करवा रखा हो और स्पीसीज भी सेम आ जाए, लाइक ये फ्लोरीन है तो ये भी F है, ये F है तो ये भी F है। अब भाई आप देखो इधर दोनों तरफ अलग है, ये X प्लस है तो ये X है, और दूसरा यहाँ पे देखो ये यहाँ पे F है तो ये F माइनस है। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो इनके बीच में इक्वल कभी नहीं लग सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर ही होगा किसी भी एलिमेंट के। मतलब आप दो फ्लोरीन एटम ले लो, ऐसे कहने इसका कहना मतलब ये है, दो फ्लोरीन एटम ले लो, एक से इलेक्ट्रॉन निकालो और दूसरे में इलेक्ट्रॉन डालो। ये नहीं कि जिससे निकाला उसी में डाला, नहीं, दो अलग फ्लोरीन है तो दोनों फ्लोरीन, दो अलग फ्लोरीन है तो जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी, और जब आप उसमें डालोगे तो आपको एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड हमेशा इसका कम ही रहेगा। ये दोनों बातें अलग हैं, आप इनको मिक्स मत करिएगा। ये दोनों बातें जो सिखाई हैं ये अलग हैं, ऊपर वाली बात अलग है, ये वाली बात अलग है। अब रिलेशंस चल रहे हैं तो मैंने बता दी इस बात को भी कि किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा ही होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा ज्यादा ही होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ रिलेशंस से रिलेटेड अगर कल को सवाल आए तो आप इस पे कर सकते हो। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस क्या होते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हैलोजेंस जो है उसे X2 लिखते हैं हम, और उसे लिखते हैं F2, Cl2, Br2 और I2। और इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ऐसा होता है, यानी कि ये तो होते हैं ऑलमोस्ट अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खुद खाए, यानी कि खुद का रिडक्शन करवाए। तो खुद का रिडक्शन, इनमें से जो अपना रिडक्शन जितना जल्दी करवाएगा, जो अपना रिडक्शन जितना जल्दी करवाएगा, यानी कि जो जितना जल्दी माइनस बनेगा खुद, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमने फटाफट 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 हम गए, बोले आहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर निकालो। तो हमने निकाला Cl, फिर हमने निकाला F, फिर हमने निकाला Br, फिर हमने निकाला I। ये क्या है आपका? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, यानी कि अगर हम बोले तो Cl जल्दी माइनस बनेगा सबसे, और Cl सबसे जल्दी माइनस बनेगा, तो बताओ फिर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा होना चाहिए था? Cl ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। इस ऑर्डर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, Cl Cl का ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है ना, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन किससे ज्यादा होना चाहिए था? फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए था। करेक्ट बात है। कस्टम अलग जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर ही डिपेंड करता है क्या सिर्फ? अगर ऐसा होता तो फिर क्लोरीन सबसे मैक्सिमम होता कि नहीं होता? बट क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस।
है ना। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि पानी को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर देता है। हालांकि हैलोजन सारे ही ठीक ठाक जो हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और कैन ऑक्सीडाइज, ये भी लिख देता हूं, कैन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। अभी आऊंगा इस बात पे, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है, यहीं से चर्चा करेंगे। आ जाओ। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cl इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, बट ये सही नहीं है, बट ये सही नहीं है। रीजन क्या है? ये रीजन है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। कैसे? वो सुनो कि मान लो यहां से आपको क्या करना है, यहां क्या करना है, सबसे पहले ये F2 है, सबसे पहले ये F2 है। F2 से आप क्या करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो यूज करके यहां इसे क्या बनाओगे, F गैस, ये गैस में ही होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके इसको एक इलेक्ट्रॉन खिला के इसे F माइनस बनाओगे। अब ये F माइनस गैस है, इसे आप क्या करोगे, पानी में लेके जाओगे। पानी में लेके जाओगे तो ये F माइनस एक्वस बनेगा और हाई हाइड्रेशन होगा, ठीक है। हाई हाइड्रेशन होने की वजह से विच, तो इस वजह से यहां पे भयंकर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जिस तरह से लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसको भी पानी में कुदा के स्टेबल करवा दिया, तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, और यही हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है जो कि इसको स्टेबल करती है। और इसी स्टेबिलिटी के लालच में आके फ्लोरीन जो है वो तुरंत जो है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन खा लेता है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना कि पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना कि पानी को भी क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। वैसे मैं बता दूं कि अगर जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वो उसे फेवर करेगा, जल्दी, इधर जल्दी आने का रास्ता देखो, इधर जो जितना जल्दी आएगा वो उतना अच्छा, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स लगेंगे, जो इधर जितना जल्दी आएगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम बात करें F2 की, तो ये यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, ये जल्दी आ गया, जल्दी आने के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्लोरीन से कम है, लेकिन वो भरपाई कहां हो गई, इसकी छोटी साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी में भरपाई हो गई, है ना। ये हार रहा था कहां पे, इलेक्ट्रॉन खाने में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हार रहा था, एक स्टेप में हार रहा था। क्लोरीन यहां जीत रहा है, क्लोरीन इस वाली स्टेप में जीत रहा है, लेकिन ये आगे जाके सारे पाप धो देगा पानी में। कैसे? पानी में कूद के उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो पानी में कूद के इतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि ये जो कमी पेशी पीछे रह गई है ना, इसे वो ओवरकम कर देगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो सिंपल सा फंडा है क्या, कि वो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जाता है F माइनस की। नेक्स्ट है कि ये जो अभी हमने लिखा कि हर एक हैलोजन हैलाइड आयन को, हर एक हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। हैलोजन जो है वो हैलाइड आयन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। हैलोजन जो है वो हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर मैं यहां लिख दूं क्या, X2, अब क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, X2 लिख दूं, ठीक है। और एक सेकेंड रुको, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हैलाइड आयन को करता है, तो अपन फ्लोरीन के ले लें। तो फ्लोरीन जो है वो अगर किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, अब F माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, X2। तो मेरा सवाल है यहाँ पे X कौन कौन हो सकते हैं, तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वालों में से सब में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, जो इसके पीछे आते हैं उन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अगर मैं यहाँ Cl2 लिख दूं और साथ में X माइनस लिख दूं, फिर यहाँ पे Cl माइनस लिख दूं और यहाँ पे X2 लिख दूं, अब मैं पूछूं X कौन हो सकता है, तो अब हो सकता है बेटा Br और I हो सकता है। उसी तरह से यहाँ अगर मैं Br2 लिख दूं, तो फिर यहाँ पे मुझे डायरेक्ट I माइनस ही लिखना है, क्योंकि एक ही बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको कभी ऐसी वाली रिएक्शन दी हुई हो, ऐसी वाली रिएक्शन दी हुई हो, तो आप कर सकते हो इस तरह का सवाल।
ठीक है, हर हेलोजन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो। अब फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। और भी तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप फ्लोरीन की रिएक्शन पानी के साथ करवा दो तो ये HF+O2 पानी में से ऑक्सीजन निकाल देता है, लेकिन क्लोरीन ये काम नहीं कर सकता, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। वो ये बताते हैं कि इसकी औकात ज़्यादा है, फ्लोरीन की औकात ज़्यादा है। ऑक्सीजन -2 में था, इसको 0 में ले आया तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर डाला, पानी को ही ऑक्सीडाइज कर डाला। फ्लोरीन पानी में जाता है तो बताओ क्या करता है? फ्लोरीन पानी में जाता है तो HF और O2 बना लेता है ना। हाँ, रिएक्शन बैलेंस नहीं की हुई है ना, बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो आप ज़्यादा ध्यान ना दें। रिएक्शन इतना बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो पानी में क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। अगर आप Br2 की बात करोगे और पानी में लेके जाओगे तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, HBr प्लस HOBr। उसी तरह से अगर आप Cl2 की बात करोगे और पानी में फेंकोगे तो वो भी क्या होगा? HCl और HOCl। तो हाइड्रो, है ना, हाइड्रोहेलिक एसिड और हाइड्रो हेलस एसिड, मतलब ये हाइड्रोब्रोमस एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरस एसिड है ना। तो हेलस एसिड में जो है वो हम देखेंगे, और ये हेलिक एसिड है ना, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, हाइड्रो बोल दिया था पिछली बार। तो यहाँ पे क्या होगा? कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो ये है आपका क्या? हाइड्रोहेलिक एसिड HX, और साथ में क्या आ जाएगा? HOX। इसे बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। इसमें ये +1 में होता है और ये -1 में होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया क्योंकि हम 0 से शुरू हुए थे। ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया यहाँ। आयोडीन ये काम कर ही नहीं सकता। आयोडीन जो है, अगर आयोडीन को आप पानी में फेंकते हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। हाँ, बट रिवर्स इज ट्रू, यानी कि अगर आप साथ में O2 लेके I- कर दोगे तो फिर ये O2- और I2 कर देगा। रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस। रिवर्स क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग चीजें, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस की कुछ रिएक्शंस हैं जो कि जिसमें कि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खाते हैं, माइनस बनते हैं। चलिए, ये आपके सारे सवाल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थे। नेक्स्ट हम अपनी प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि एक एटम ए और बी में मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर्ड है, तो अगर En ऑफ ए ग्रेटर है किससे? En ऑफ बी से, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन खा के कौन सा पॉजिटिव होगा जी? नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉन्ड में पार्शियल पोलैरिटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होती है। इसे बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम? पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अगर ये ए कंप्लीट प्लस और बी माइनस होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते? जो चीज कंप्लीट पोलर है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, प्लस माइनस के बीच का अट्रैक्शन होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ कंप्लीट प्लस माइनस नहीं आया है, यहाँ पे जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें ये याद रखना है कि अगर दो एटम्स किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उसके अंदर उतने ही आयनिक कैरेक्टर होते हैं, उसके अंदर उतनी ही बॉन्ड पोलरिटी है। तो अगर आपसे ऐसे कभी सवाल आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर पोलर, है ना, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, सिंपल है, जिन दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो बॉन्ड पोलर है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला है आगे जाके जिसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो फॉर्मूला है 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। तो डेल्टा ई एन जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूले में 16 प्लस और स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं चीजें तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो है वो वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें डेल्टा ई एन की जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा, तो हाँ वो तो हमें फील भी हो रहा है ना कि अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक पहला पड़ाव है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमने सीखा, जिसमें हमने डेफिनेशन सीखी और कुछ कुछ हमने एप्लीकेशंस भी यहां कवर कर ली हैं जो नीचे आपको फैक्टर दिख रहे हैं। तो पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज सजेस्ट करी, और वो थी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशंस पर बेस्ड थी, जो सबसे ज़्यादा और भी होते हैं स्केल्स, मुलिकन स्केल होता है ना, और ऑलरोड रोशियो जो है वो भी स्केल होता है, बट वो सब अपने अपने तरीके से जो है निकालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडॉप्टेड वैल्यूज़ हैं, जो हमने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सली जो एडॉप्टेड हैं, वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल की वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा माना जाता है, हमारे भी यही काम आती है। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पॉलिंग स्केल पे दिख रही हैं जो कि कॉमनली ये शो करती हैं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो अफेक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला साइज ही है। अगर साइज बढ़ती है तो किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम तो एटम कर जरूर रहा है, लेकिन शिकारी उसके अंदर जो बैठा हुआ न्यूक्लियस ही है। जब जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ये कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो ईएन जो है वो ज्यादा होगी। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कह लो, परसेंटेज एस कैरेक्टर कह लो, है ना, अगर ये ज्यादा होंगे तो भी ईएन ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ P+3 और P+5, तो इसकी ईएन ज्यादा होगी। है फॉस्फोरस ही, लेकिन मैं कार्बन sp लिखता हूँ तो ये ज्यादा होगा। कार्बन sp2 लिखता हूँ, कार्बन sp2 लिखता हूं तो वो कम होगा, और कार्बन sp3 लिखता हूं तो वो और कम होगा। नाइट्रोजन अगर मैं sp लिखता हूं तो ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन अगर मैं sp2 लिखता हूं तो कम होगा, और नाइट्रोजन अगर मैं sp3 लिखता हूं तो और कम होगा। हर एलिमेंट में अगर वैल्यूज़ देखी जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हो, और एलिमेंट वही है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। सो सेम एलिमेंट कैन शो, अगर इन दोनों की चीज़ से हम लिखें कि सेम एलिमेंट जो है, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट ईएन जो है वो दिखा सकता है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सही है बात, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। ये कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं एप्लीकेशंस की, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इधर से इधर आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा, और कहीं ना कहीं इनकी रिएक्टिविटी भी जो है वो कम होती है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखी जाती है। अब आपको अगर ऐसा सवाल आए कि बताओ इनको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में जमाइए, तो आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज दिमाग में रखनी है।
ये पॉलिंग स्केल है। इसमें से कुछ इतनी सारी काम की नहीं है, बैठ के इसे याद मत कर लेना, खाली बस मैं कुछ स्टार लगा रहा हूँ, वही पूछी जाती है। जो जो स्टार मैंने लगाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वही पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछी जाएंगी। जो स्टार लगाए हैं बस उन पे फोकस कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है भाई। फिर आता है अगली प्रॉपर्टी, एसिडिक बेसिक एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा फंडा है, कोई भी बॉन्ड होता है AOH, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे कि A+ और OH-, तो ये क्या होगा, बेस कहलाएगा। लेकिन यही बॉन्ड अगर AOH यहां से टूटे, और यहां से तो तोड़ दिया, ये यहां से टूटा OH-, ये यहां से टूटे, तो अब AO- और H+ है, इसे हम एसिड कहेंगे। तो सर हम कब एसिड कहेंगे कब नहीं कहेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो सिंपल सा फंडा है, जो बॉन्ड इसमें जितना ज्यादा पोलर होगा वो टूटेगा, है ना। यानी कि अगर AO बॉन्ड, है ना, पोलैरिटी इसमें क्या है, पोलैरिटी ऑफ AO बॉन्ड इज ग्रेटर देन OH बॉन्ड, इस केस में वो टूट गया। और यहां पे क्या लिखेंगे, पोलैरिटी ऑफ AO बॉन्ड इज लेस देन OH बॉन्ड, तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर है वो टूटेगा। बॉन्ड कौन सा टूटेगा, जितना ज्यादा पोलर है वो टूटेगा। अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.5 और इसकी भी 2.1 होती है। अगर 3.5 माइनस 2.1 ये इसका डेल्टा EN है, ये डेल्टा EN से ज्यादा ये वाला डेल्टा EN हुआ तो इसका मतलब ये ज्यादा पोलर होगा। यानी, और अब समझो, अगर इसकी वैल्यू कम रखूं, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो O और A के बीच में डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम है, A और O के बीच में डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा ये उतना ज्यादा पोलर होगा, और उस केस में ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, उस केस में ये OH निकलेगा, बेसिक बोलेंगे। यानी कि कुल मिला के अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी, है ना, अगर इस केस में देखेंगे तो क्या होगा, लेस EN, क्या बोलेंगे हम, EN ऑफ A जो है वो क्या होनी चाहिए, कम। EN ऑफ A जो है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, A क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है पीरियोडिक टेबल का, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा होने पर ऑक्सीजन और A और O का गैप कम हो जाएगा। अरे 3.5 और यहां मैं 1 लिखूं तो 2.5 का गैप होगा, लेकिन 3.5 और यहां मैं 2 लिखूं तो 1.5 का ही गैप होगा। मैं 3.5 और यहां 2.5 लिखूं तो 1.0 का ही गैप होगा। तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इनका गैप कम होगा, इनकी EN का गैप कम होगा, तो इनकी पोलैरिटी घटेगी, और जब इनकी पोलैरिटी घटेगी तो फिर ये वाला ज्यादा पोलर दिखेगा, और जब ये वाला पोलर दिखेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और जब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा तो हम इसे एसिड कहेंगे क्योंकि ये H+ देगा। तो इसका मतलब हुआ है फिर इस केस में EN ऑफ A जो है वो क्या होती है, मोर हो जाएगी। तो क्या हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कि कॉन्सेप्ट ये बना सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर EN जो है वो इंक्रीज होती है। EN ऑफ A, अगर A कोई भी एक एलिमेंट ले लो, EN ऑफ A इंक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। उसका उल्टा लिख दो, बेसिक कम हो जाएगा। EN ज्यादा होने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। उसके बाद हम टॉप टू बॉटम की अगर बात करें, तो टॉप टू बॉटम में EN ऑफ A जो है, टॉप टू बॉटम EN डिक्रीज होती है, तो क्या बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। बेसिक नेचर बढ़ेगा तो क्या घटेगा, एसिडिक नेचर घटेगा। कुल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो वहां पर क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा आएगा। ठीक है भाई, ये चीजें हैं मेनली। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूं कि जैसे पूरी दुनिया NaOH को बेस बोलती है, तो इसका जो ऑक्साइड है Na2O वो भी नेचर में कैसा होगा, बेसिक। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर सेम होता है। पूरी दुनिया H2SO4 को एसिडिक बोलती है, लेकिन ये इसका जो ऑक्साइड है SO3 वो भी क्या होगा, एसिडिक होगा। इसको एसिड बोलती है पूरी दुनिया, इसको क्या बोलती है, एसिड, और वो इसका क्या होगा, एसिडिक, ऑक्साइडिक का ही तो होगा। ऑक्साइड को पानी में डाल दो। अब आप बोलोगे इसमें कहाँ OH है, उसमें तो OH दिख रहा है,
दिखने से मतलब नहीं है, इसमें भी OH है। बोले सर कैसे? देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OH OH ऐसे ही होती है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ SO2 OH का होल ट्वाइस? अगर ऐसा लिख दूं तो परेशान हो जाओगे, बोले अरे हाइड्रोक्साइड आयन है तो बेस है, बेस है, बेस है। हर दिखने वाला OH, हर OH जो है वो जो है बेस नहीं होता, हर OH दिखने वाला बेस नहीं होता। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, दिक्कत क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा। लेकिन इसमें एक फर्क है, ये है आपका A, जिस बॉन्ड की हमने बात करी थी AOH, और ये है AOH बॉन्ड। इस AOH सॉरी इस AOH बॉन्ड में अगर ये पोलर ज्यादा होता, ये पोलर ज्यादा होता तो ये OH टूटता और दुनिया इसे एसिड नहीं बेस बोलती। लेकिन ये पोलर नहीं है, ये पोलर ज्यादा है। अब ये पोलर ज्यादा है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है, तो इतना गैप कम है। यहां गैप ज्यादा है, यहां गैप कम है। ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है, ये कम पोलर बॉन्ड है। तो S और O में से तोड़ूं या OH में से तोड़ूं? तो आंसर है O और H से तोड़ूंगा। कहां से तोड़ूंगा बेटा? O और H से तोड़ूंगा। ये O और H से टूटने वाली चीज है। क्लियर हो गई ये चीज? इसीलिए इसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया दिया मैंने। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से कर सकते हो इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 है ना, HNO2 है ना, HNO3, और आपने पूछ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो बता सकते हो ये -3 है, ये +3 है, ये +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, EN बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, EN इंक्रीज होगा, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपसे पूछ ले NaOH, आपसे पूछ ले KOH, आपसे पूछ ले RbOH, आपसे पूछ ले CSOH, और पूछ ले बेसिक नेचर बताओ। हाँ, तो टॉप टू बॉटम EN जो है वो घटती है, तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके अलावा आपसे पूछ ले, मान लीजिए CO2 पूछ लिया, N2O5 पूछ लिया, है ना, इधर भी 2O3 पूछ लिया, और पूछ लिया एसिडिक नेचर बताओ, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। इस तरह से देखते हैं। और भी चीजें आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने सारे नहीं करवाए हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे H2SO4 है और H2SO3 है। अब ऐसा कुछ करोगे तो ये +4 में है और ये +6 में है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक नेचर EN वगैरह, सेम एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, और या फिर लेफ्ट टू राइट देख लो, या टॉप टू बॉटम देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ NaOH है, MgOH का होल ट्वाइस है, LOH का होल ट्वाइस है ना, SiOH का होल 4 है। इस तरह से अगर हम देखें, ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो बताओ क्या होगा? तो इधर से इधर एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एसिडिक नेचर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। लो, इस तरह से चीजें आप एसिडिक बेसिक नेचर जो है वो देख सकते हैं। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। क्रोमियम के +3 के ऑक्साइड जो होते हैं Cr2O3, वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फो मतलब जो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्शन करें। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, NO हो गया, N2O हो गया, H2O हो गया, ठीक है, CO हो गया, ये कुछ न्यूट्रल होते हैं। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बट कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, और वो ये रहे। और यहाँ पे जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, बट सम आर एम्फोटेरिक। लेकिन कुछ क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, और एम्फोटेरिक के एग्जांपल्स मैंने लिखवा दिए हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ। F+ और Cl+ में EA ऑर्डर प्लस है, ये प्लस में दिक्कत नहीं है।
वो तो अगर आप F और Cl निकालोगे तो ये ज्यादा होगा। प्लस में दिक्कत नहीं है, प्लस में तो जो जितना छोटा है वो उतना ही खोटा है, तो प्लस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो F की कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। अगर आपको F प्लस दिया है तो ये छोटा है और ये बड़ा है। आपको F और Cl नहीं दिया है, इनके केटायंस दिए हैं। केटायंस में दिक्कत नहीं है, केटायंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है ये तो गलत हो गया। उसके बाद F और Cl, ये रहा वो, ये नॉर्मल है, ये सही हो गया। उसके बाद O और S में सल्फर से ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अपन ने दोनों फैमिली का देखा हुआ है। उसके बाद S2 माइनस और Cl माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये भी सही हो गया, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा माइनस है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती है, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है ना, इसकी साइज ज्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर हम बात करें तो जो Z/E रेशियो होता है ना, Z/E रेशियो बढ़ने पर कहीं ना कहीं साइज जो है वो घटती है ना, साइज घटने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की सारी प्रॉपर्टी हो गई। ये Z/E रेशियो है क्या? Z इफेक्टिव है। प्लस बढ़ने पे बढ़ता है, माइनस बढ़ने पे घटता है। प्लस बढ़ने पे बढ़ता है और माइनस बढ़ने पे बढ़ता है। ऑब्वियसली प्लस बढ़ाओगे तो ऊपर वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज Z मतलब प्रोटॉन। माइनस बढ़ाओगे तो नीचे वैल्यू बढ़ेगी। अब नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्ट कम ही आएगा ना बेटा, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या आएगा? कम ही आएगा। ये लो जी, इसके कितने आंसर हो गए भाई? इसके आंसर हो गए 2। करेक्ट ऑर्डर कौन से हो गए? A एंड B। इसका कौन कौन सा आंसर? A एंड D जो है वो करेक्ट आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, O प्लस O2 प्लस और O2 माइनस में मोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब एंडो और नेगेटिव का मतलब एक्सो। एंडो माइनस में जाएगा तो एंडो ही होगी, और एक्सो जितना ज्यादा प्लस होगा वो उतना भूखा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आंसर हो गया भैया 4। आंसर क्या हो गया? 4। अगला सवाल, मैच द एटम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक है F और एक है F प्लस, और एक है Cl और एक है Cl प्लस। हमें पता है इसमें कौन ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है F प्लस। इसमें कौन ज्यादा है बेटा? F प्लस ज्यादा है। और उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं Cl प्लस आएगा, और उसके बाद Cl आएगा, और उसके बाद इसमें F आएगा। ये ऑर्डर जमेगा, यही ऑर्डर जमेगा। सो F प्लस मैक्सिमम वैल्यू लेके बैठेगा, तो Q का 2 होना चाहिए, Q का 2 होना चाहिए। Q का 2 एक ही जगह पे दिया हुआ है, आंसर हो गया। बाकी सारी भी मैच कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। P का 1, P मतलब ये, P का 1, 1 मतलब ये रहा, देखो सबसे कम यही है 3.4 वैल्यू। 3.4 वैल्यू सबसे कम वही है, फ्लोरीन सबसे लास्ट में ही है। ठीक है, तो अब बाकी के आप मैच कर लोगे, बहुत बढ़िया। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, आसान हो गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होता ही है सर, नाइट्रोजन भी sp हाइब्रिडाइज दे रखा है, हाँ, लेकिन कार्बन और फिर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ऑलरेडी ज्यादा होता है ना। तो अगर मैं इसका sp और इसका sp देखूंगा तो भैया 5 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहुंच जाती है इसकी, है ना। 5 पॉइंट समथिंग, 5.1 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसकी पहुंच जाती है। एंड नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन की भयंकर काम होता है ये तो। ठीक है भाई, यस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा फिर, कार्बन को बोले या नाइट्रोजन को? तो फिर क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में ऑलरेडी नाइट्रोजन ज्यादा है, नॉर्मल वाला, ये 2.5 होता है, ये 3.0 होता है, तो ऑलरेडी वो ज्यादा है। अब इसके एसपी में से फिर इसका एसपी भी ज्यादा ही होगा, है ना। ये 3.25 के आसपास होता है कार्बन एसपी। अगला क्या कह रहा है, कंसिडर द 3 हाइपोथेटिकल आयनिक कंपाउंड्स। ओके, 3 हाइपोथेटिकल आयनिक कंपाउंड्स, AB, A2B और A2B3। ठीक है भैया, आयनिक कंपाउंड है। वेर इन ऑल द कंपाउंड्स B इज -2। B तो हर जगह पे -2 ही है। चलो, B कहाँ है बेटा? B तो हर जगह पे -2 ही है। इसमें भी -2 ही है, इसमें भी -2 ही है। ठीक है, एंड A हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी? अब अगर मुझे AB बनाना है तो जाहिर सी बात है मैं इसको भी +2 रखूंगा, तभी तो AB बन पाएगा। इसी को बोलूंगा, इसी तभी तो AB बन पाएगा।
और अगर मुझे ए टू बी बनाना है तो इसका मतलब है ए टू बी कब बनेगा, ए टू बी कब बनेगा जब इसका इसका चार्ज ये +1 होगा, ये +1 होगा तो इसका चार्ज इसके लगेगा, इसका चार्ज इसके लगेगा, तो हाँ फिर यही तो बनेगा ए टू बी। ये सेम चीज है, इसका यहाँ लगा इसका यहाँ लगा तो ए बी बन गया, दोनों जगह सेम है। इससे क्या बन जाएगा, ए टू बी बन जाएगा। और इससे क्या बनेगा, इसका इसके नीचे लग रहा है, यानी कि ए जो है वो यहाँ पे +3 है, तो इसका इसके तो इसी से तो बनेगा A2B3। अब यहां से हम लेटिस एनर्जी, लेटिस में जो क्या होता है, लेटिस एनर्जी U, एक लेटिस पे, एक लेटिस क्या होता है आयन में, अरे यार, एक लेटिस क्या होता है प्लस माइनस में, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा लेटिस जो है वो क्या होगा, इतना ही स्ट्रांग होगा। तो लेटिस एनर्जी जो होती है वो Q के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा लेटिस एनर्जी होता है। अब लेटिस एनर्जी यहाँ पे देखो 2 × 2 4 मैग्नीट्यूड है, -12 0 नहीं करना है, तो 2 × 2 4 हो रहा है, यहाँ पे 2 × 1 2 हो रहा है, और यहाँ पे 3 × 2 6 हो रहा है। मैग्नीट्यूड जोड़ना है बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब 2 × 1 2 × 2 3 × 2, मैग्नीट्यूड में चार्ज नहीं देखना, माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ये होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका 4 आया, इसका मैग्नीट्यूड 4 आया, उसका 2 आया, उसका 6 आया। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आया उसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, A2B3 की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, A2B3 की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद AB की होगी, और उसके बाद A2B की होगी। तो आंसर हो गया हमारा कौन सा भैया, सेकंड आंसर हो गया। आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड। ठीक है, समझ आई बात। ये चीज है। फिर क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स P Q R S आर रिस्पेक्टिवली 0.8 1.2 1.8 and 2.5 then choose the hydroxide which are not basic in nature। ये AOH कह रहा है। अब इसकी वैल्यू इसने अलग अलग जगह दी हुई है, एक जगह पे PQR बना दिया, इसे क्या बना दिया, PQRS। कह रहा है P की वैल्यू 0.8 1.2 1.8 2.5। जब जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड यहां से टूटेगा। ये कह रहा है नॉट बेसिक कौन सा है, जो यहां से टूटेगा वो बेसिक नहीं है, और यहां से बैठा बेसिक हो उसके लिए ये बॉन्ड ज्यादा पोलर चाहिए, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर चाहिए, उसके लिए ये बॉन्ड कम पोलर चाहिए, और ये बॉन्ड कम पोलर आएगा यहां पे इस वैल्यू में। यानी कि SOH को अगर हम देखेंगे तो वो बॉन्ड जो है वो S और O से नहीं, O और H से टूटेगा, वो यहां से टूटेगा, क्योंकि ये 2.5 है, क्योंकि ये क्या है 2.5 है, ये 3.5 है, ये 2.1 है, इस हिसाब से, क्योंकि बाकियों की वैल्यू कम है, और अगर इसकी वैल्यू कम रहती है तो बेसिक नेचर होता है। अभी पीछे बताया था बॉन्ड ब्रेक करके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया है, बॉन्ड पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन O, है ना। क्लोरीन मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल होता है, मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल, तो चलो वो तो जाएगा ही O से। फिर O से ज्यादा सल्फर भी होता ही है, हमें पता है O तो सबसे मिनिमम होता है। और O की जो फैमिली है उस हिसाब से देखें तो वो तो सेलेनियम से भी पीछे है, वो तो क्या है, सेलेनियम से भी पीछे है। तो कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर जो है वो तो ऐसा आ रहा था, पोलोनियम भी ऐड कर लो नहीं करो तो भी ऐसा आ रहा था। अगर फाइनल ऑर्डर है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से तो ज्यादा सबकी ही है फिर, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम ही है, और क्लोरीन वैसे ही मैक्स है, क्लोरीन वैसे ही मैक्सिमम है, तो क्लोरीन से भी ज्यादा नहीं हो सकती। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, है ना। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला सवाल, इसके भी आंसर दो हो सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ये कह रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस ढूंढो। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये तो एक्सो है, क्योंकि कहीं ना कहीं याद रखना जो नाइट्रोजन बेरिलियम मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस हैं वो ही यहाँ पे एंडो होंगे, बाकी सब में जो एडिशन है, बाकी सब में जो एडिशन है वो एंडोथर्मिक ही होगा। तो ये एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है, हमें क्या ढूंढना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट है Na+ से Na+ एक्वस, तो ये भी एक्सो है, पूछो कैसे, ये हाइड्रेशन है, वो रिलीज होगी।
A प्लस और ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, लैटिस एनर्जी इसे बोलते हैं। लैटिस एनर्जी होता है गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से 1 मोल सॉलिड का बनना, उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो हमारे पास एक ही चीज बची और वो है एंडोथर्मिक। N से N प्लस यही आया है हमारे पास क्या, एंडोथर्मिक, क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो क्या हो गया ये एंडोथर्मिक है। N से N प्लस हुआ है, N से N माइनस नहीं हुआ है, वो भी एंडोथर्मिक होता है। N से N प्लस बनना और N से N माइनस बनना दोनों ही क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। सही है भाई, चलें आगे अगला सवाल करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। In which of the following statement is the correct order with respect to the given property? Okay. आयरन प्लस 3 और आयरन प्लस 2 आयनिक मोबिलिटी, +3 वाले के पास पानी ज्यादा आएगा तो आयनिक मोबिलिटी कम ही होगी, है ना। +3 पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसका ओवरऑल साइज बड़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल जिसके पास ज्यादा होंगे तो मोबिलिटी फिर इसकी ज्यादा नहीं, मोबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। Br एक्वस Cl एक्वस F एक्वस हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रेडियस, जो जितना छोटा पानी को उतना ही ज्यादा सराउंड करेगा, तो ये तो सही हो गया, ये क्या हो गया, ये सही हो गया। फिर आता है MH बॉन्ड पोलैरिटी। अगर हम फॉस्फोरस, है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी टॉप टू बॉटम चलते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं En जो है वो घटती है। En जितना ज़्यादा घटेगी हाइड्रोजन से डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ये भी सही सवाल है। फिर आता है बोरोन से ज़्यादा हाइड्रोजन, बोरोन से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सही है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये 2 होता है, ये 2.1 होता है, ये 2.55 होता है, ये 2.58 होता है ना। और तो इस हिसाब से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर अगले पॉइंट पे जाएं तो फिर इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, तो पहली चीज़ तो इन्होंने करेक्ट पूछा है, तो एक काम करो इसे इनकरेक्ट बोल दो। इनकरेक्ट बोल के हम आंसर कौन सा लगा सकते हैं, फर्स्ट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सही हो गए तो 3 आंसर ना करके हमने क्वेश्चन में इनकरेक्ट कर दिया, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बोलो। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसका मतलब है आंसर कौन सा हो जाएगा, एस। आंसर कौन सा हो जाएगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी खाएगा उतना ही ज्यादा होगा। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मतलब वही अपना होता है C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये टूट जाता है, तो ये H प्लस निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, ये H प्लस। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कार्बन है C2H4 वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहाँ से जो H है वो थोड़ा देर से निकलेंगे वो भी, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन sp की En जो है वो कार्बन sp2 से ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो ये वाला कार्बन H जो है मोर पोलर बॉन्ड होगा, तो मोर पोलर बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा एज कंपेयर टू दिस लेस पोलर, इसकी तुलना में, ठीक है। ये भी टूटेगा बट देर से टूटेगा, तो जल्दी कंपाउंड कौन बनाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जल्दी टूटेगा, ये ऐसा होगा, इन दोनों पे माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेरियम+2 या कैल्शियम+2 जो है इसके साथ कंपाउंड बना सकते हैं, है ना। बेरियम 2+ तो क्या बना देगा, ये मिलके क्या बन जाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड Ba क्या बन जाएगा, C2, BaC2 बन जाएगा। ये कैसा कंपाउंड बन सकता है, ये BaC2 बन सकता है ना, इसके -2 इसका +2, एक CaC2 भी बन सकता है, ठीक है, BaC2 बन सकता है, CaC2 बन सकता है, इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। जबकि ये जल्दी बनाएगा, हाँ तो ठीक है, एक हमें ये तो समझ आ गया कि ये जल्दी टूटेगा, ज्यादा पोलर बॉन्ड है, तो ये जल्दी बनाएगा इनके साथ कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद है द पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड इन C2H2 इज मोर देन दैट ऑफ C2H4। हाँ, तो यही रीजन भी है कि वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जल्दी, जितना जल्दी यहां से H+ रिलीज होगा, जितना जल्दी यहां से H+ रिलीज होगा उतना जल्दी वो बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैल्शियम और बेरियम जो है वो कार्बाइड बनाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बाइड्स। क्या बोलते हैं इन्हें, कार्बाइड्स।
तो कार्बाइड्स जो है वो एक तो इस तरह का होगा, ठीक है, और एक इस तरह का होगा कि यहाँ पे आएगा 2 माइनस, यहाँ पे भी आएगा 2 माइनस, तो ये होगा C2 4 माइनस। ये वाला कार्बाइड कैसा होगा कि दो दो H प्लस निकलेंगे, 2 माइनस इस पे 2 माइनस इस पे, यही होगा, 2 माइनस इस पे 2 माइनस इस पे, तो ये कैसा बनेगा C2 4 माइनस। अब C2 4 माइनस को अगर मुझे बेरियम 2 प्लस से कंपेयर करना है तो मुझे कितने बेरियम चाहिए, 2 चाहिए, तो Ba2C2 लिखूंगा ना इसको। ये कैसा बनेगा, अगर मैं इसको करूंगा तो ये कैसा बनेगा, ये Ba2C2 बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, ये Ba2C2 टाइप का बनेगा। तो इस तरह से हम चीजें देख सकते हैं। तो ये भी कार्बाइड बनता है, वो धीरे बनेंगे, ये फास्ट बनेगा, कारण इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है तो जल्दी H प्लस निकलेगा। तो पहला आंसर हो गया कि सही भी है और रीजन भी वही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। देखो, एक बॉन्ड बने मान लो का क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां तो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स बन जाते हैं। क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाते हैं, स्टेबल बाय मल्टीपल बॉन्ड, जैसे Cl है ना, ClO2 हो गया, ClO2 हो गया, इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड, ClO4 हो गया, ठीक है, इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो इस वजह से स्टेबल हो जाता है। दूसरा, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन तो ऐसे स्टेबल हो जाएंगे। फिर आयोडीन एंड ऑक्सीजन जो है वो En डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से, डेल्टा En ज़्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे, उस वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पे ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन जो है वो ब्रोमीन दोनों में लैक कर जाएगा, ब्रोमीन लैक इन बोथ, तो ये लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे स्टेबल कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन सा है, तो इसमें आता है Cl। सबसे स्टेबल कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन सा होगा, तो इसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, तो आप मुझे बताओ सबसे लीस्ट स्टेबल में हमारे पास 2 ऑप्शन है। लीस्ट स्टेबल में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बेटा, ब्रोमीन हमारे पास 2 जगह पे है, और ये जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, तो या तो पहला होगा या चौथा होगा, लेकिन फिर आयोडीन और क्लोरीन को कैसे निकालेंगे सर, तो इसमें फिर आयोडीन जो है उसको हम आयनिक कैरेक्टर से सबसे ज्यादा मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, और ये 3 नंबर, ऐसे लिखेंगे। तो 1 2 और 3 ऐसा लिखेंगे। तो ICl और Br, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी किस में चलेगी, इस तरह से चलेगी, ICl और Br से चलेगी बेटा, ठीक है। तो ये एकदम कब पूछा, जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है। Which of the following statement are not correct? The electron gain enthalpy of fluorine is more negative than that of chlorine. गलत, क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है ना, क्योंकि ClF होता है ना बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द एटम बॉन्डेड इट, हाँ, साथ में कौन है उस पर डिपेंड करता है, एक रिलेटिव कंपैरिजन होता है, साथ में कौन है उसी पे डिपेंड करता है। Al2O3 and NO are example of amphoteric oxide. Al2O3 और NO, Al2O3 तो एम्फोटेरिक है लेकिन NO न्यूट्रल है, तो ये गलत हो गया। तो ये पूछा है जो मोस्ट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, ओके सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा है, तो फिर हमारा पहला और चौथा A और D जो है वो हमारा है, A और D जो है हमारा इनकरेक्ट हो गया है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन डिपेंड, इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शंस जो हैं उसमें चेक करो ए और डी कहाँ है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो ए और डी दिखा रहा हो, तो ए और डी तो फिर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बोनस वोनस भी गया था मेरे हिसाब से ना, तो इसको ए और डी लिख सकते हो आप, अपन तो आंसर सही कर लेते हैं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ए और डी करके कर लीजिए, हो जाएगा आपका। चलिए आखिरी सवाल, एफ एफ बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। देखो बेटा होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए F2 Cl2 Br2 और I2 और पूछा जाए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये होता है,
लेकिन बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के हिसाब से फिर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, Cl2, Br2 और F2 और I2 ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर निकलता है। बोले सर जो सबसे छोटा है उसकी बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होना चाहिए था, ये तीसरे नंबर पे कैसे आ गया? रीजन है कि जो कई बार होता है, जो चीजें पास दिख रही होती है उनमें आपस में झगड़ा भी तो हो सकता है। दुनिया के लिए वो क्लोज होंगे लेकिन आपस में झगड़ते बहुत होंगे, तो अगर अलग होने की बात आई तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा जल्दी अलग हो जाएंगे। तो इसमें होता है बेटा लोन पेयर रिलेशन। क्या होता है इसमें? लोन पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब झगड़ा ही चल रहा है। तो फ्लोरीन हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये इस हिसाब से पूछा हुआ। फ्लोराइड आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, सही बात है ना। अच्छा, ये पूछ रहा है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके रीजंस पूछ रहा है। उसके क्या पूछ रहा है? ये रीजंस पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वहां का सवाल है। तो ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। हाँ, लेस नेगेटिव है, लेकिन इस हिसाब से तो फिर ये क्या बोलते हैं, बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था ना। फिर तो क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था। सो स्टेटमेंट सही है, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज। लेकिन इसका हम करें क्या? सो हमें लगता है ए और बी इज द वैलिड रीजन। ए और बी जो है उसमें क्या होंगे? वैलिड रीजन। तो कभी भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रीजन पूछे तो मेन तो यही होता है, मेन रीजन तो यही होता है। लेकिन एनसीईआरटी एक और साथ में ऐड कर देता है। एनसीईआरटी उसमें एक क्या ऐड करता है कि बॉन्ड जल्दी, आप खुद, मैं आपको बताता हूं, मैं इस चीज को आपको फील करवा देता हूं। मैं आपको इस चीज को फील करवाता हूं, जो हमने पढ़ा ना उसे हम फील कर लेते हैं, अभी समझ जाओगे आप। ये देखो, हमारा खेल है F2 से लेके F माइनस एक्वस तक जाना और इसे स्टेबल करना। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो हम इधर जल्दी जाएंगे। कुल मिला के जो इस रास्ते पे हमें सपोर्ट करेगा, इधर से उधर जाने के लिए जो सपोर्ट करेगा, वही हमारे लिए हमारा इसकी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अभी बताया लोन पे रिपल्शन की वजह से कम होती है, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो ये तो फेवर कर गया। कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का होना फेवर कर रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कम होना फेवर थोड़ी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती तो जल्दी F माइनस बनता ना। इस हिसाब से तो क्लोरीन यहां पे जीतता है, मैंने बताया भी था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेवर नहीं कर रहा है इसको। तो फिर आगे फिर और कौन फेवर कर रहा है? आगे और कौन फिर फेवर कर रहा है? तो आगे फेवर कर रहा है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी फेवर कर रही। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही फेवर कर रही है। तो इस वजह से वो सवाल जो है उसमें आंसर 2 ऐड कर सकते हो आप, है ना। एंथैल्पी ऑफ F माइनस एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2, ये भी लिख सकते हो। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो गया अब आपके। हालांकि सबसे मेन रीजन हाइड्रेशन एंथैल्पी ही, आज दिन तक तो यही होता था। चलिए भाई, तो ये था आपका सेशन पीरियोडिक टेबल का, आखिरी सेशन था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग होगा, ठीक है। वो जब भी आपको अनाउंस हो जाएगा, जब भी आने वाला होगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे, एंड आई होप आपको कुछ नए सवाल आज करने को मिले होंगे और मजा आया होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।